नमस्कार। वंदे मातरम। अभी हमारे देश में दो उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पंडित, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी सब विश्लेषण कर रहे हैं। एक मध्य प्रदेश में दतिया सीट को लेकर के विधानसभा की, और दूसरा बांकीपुर की सीट जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नितिन नवीन जी ने जो सीट खाली की थी उस पर उपचुनाव हुआ और उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। एक सीट गुजरात में भी, मगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ये विश्लेषण के अपने अपने तरीके हैं और मैं चूंकि सन 87 से भारतीय जनता पार्टी का कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं, और विचार रखना चाहिए चूंकि हम विचारवान पार्टी से हैं। और इसका जो संगठनात्मक ढांचा है, पार्टी का सिद्धांत है कि कब कहां पर कौन सी बात रखनी चाहिए, संगठन के अंदर बात रखनी चाहिए, ये बहुत सारे नियम कायदे हैं। यदि आप पूरा जीवन भर समर्पित रहने के कारण उस व्यवस्था के कभी हिस्सा नहीं बन पाए जिसमें आपको बात रखनी हो, तो उसके लिए आज ये सोशल मीडिया या पहले प्रसार और प्रचार के जो अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि थे, हम राष्ट्रवादी विचार के पार्टी के अनुयायी हैं, देश का हित चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने जुबान पर ताला नहीं लगाते हैं। उसका खामियाजा हमारे जीवन में हमको भोगना पड़ा है। हम आज 62 साल के हो गए और 87 से हम समर्पित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि पार्टी ने हमको जिला पंचायत सदस्य बनाया, पर्यटन मंडल का सलाहकार और बहुत सारे कमेटियों में उन्होंने मेंबर बनाया, मगर संगठनात्मक रूप से जो भाजपा का संगठन है, जिसमें मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा 2-3 बार, मगर जब सरकार आई और उसमें दायित्व की बात आई तो उस प्रकोष्ठ से मैं बाहर हो गया। मेरा जो अनुभव है, जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो मिट्टी में मिल गया। फिर पंचायत प्रकोष्ठ में मैं प्रदेश में पदाधिकारी रहा और इस तरीके से जो दायित्व पार्टी ने दिया, मगर मैंने बहुत सारी बातें जो हैं मुखरता से इसी तरीके से रखी। मेरा जो विश्लेषण का तरीका है वो बिल्कुल सीधा सपाट है। दतिया में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में देवतुल्य कार्यकर्ता न केवल दतिया बल्कि जिले के और आसपास के संभाग के लोगों ने पार्टी को सार्वजनिक रूप से चेताया कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटना उचित नहीं है। हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व कहता है कि देवतुल्य कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत होकर बूथ को मजबूत करते हैं और वही चुनाव जिताते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि नरोत्तम मिश्रा जी के पक्ष में जब इकाई लेवल से जो बूथ लेवल के पदाधिकारी से लेकर के अगर जिले और प्रदेश के उस क्षेत्र में रहने वाले
लोगों ने इकट्ठा कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट न काटी जाए, उन्हें ही चुनाव लड़वाया जाए, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सलाह को हम दरकिनार करते हैं। इसका और कोई बहुत विश्लेषण नहीं है। जब सार्वजनिक रूप से ये बात आ गई कि दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो हम सब के सब इस्तीफा दे रहे हैं। अब बात यहां से और एक बात जो है बढ़ती है, जो मेरा अनुभव कहता है। हमारी पार्टी सर्वसम्मत इकाई लेवल से और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पदाधिकारियों का चयन करती है। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता इस बात को वहां तक पहुंचाते हैं कि विधायक या उस विधानसभा का जो नेतृत्व करने वाला है, हारा या जीता हुआ, वही सर्वे सर्वा ना हो। उसी के कहने पर जो संगठन खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी का नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति का होता है। ये एक बीमारी है जो पूरे देश में इस सिस्टम पे हमको खोखला कर रही है। अब विधायक चाहे तो किसी भी सीनियर को किनारे करके, किसी भी लोकप्रिय कार्यकर्ता को किनारे करके वो अपने हिसाब से, यानी या आयातित कार्यकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं वो, मगर उनका प्रभाव, उनका कार्यक्षेत्र, उनका संगठनात्मक क्षमता, ये सब कमतर हो सकता है। और यही वजह है कि जहां तक विधायक के पीछे जो होने वाले लोग होते हैं वो पार्टी की बात को नहीं मानते। उसका कारण ये है कि विधायक के कहने पर मंडल अध्यक्ष बनते हैं, विधायक के अनुशंसा पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी बनते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बनते हैं। मतलब उनकी अगर सहमति नहीं है तो कोई कितना भी लोकप्रिय कार्यकर्ता हो, कितना भी योग्य कार्यकर्ता हो, कितना भी माने जन जन तक उसका संपर्क हो, जमीनी नेता हो, वो आपके इस पार्टी की व्यवस्था से वो बाहर हो जाता है। और न केवल संगठन में बल्कि सत्ता में भी उसे कोई भागीदारी नहीं मिलती। इसी का कारण है कि आपके जो जितने विधानसभा हैं वहां पर आपको विकल्प के तौर पर कोई दूसरा व्यक्ति नजर दूर दूर तक नहीं आता जिसे बोला जा सके कि ये विधायक का दावेदार है। और जब पार्टी को कहीं पर कोई निर्णय लेना पड़ता है अलग ढंग से, तो फिर वहां यानी यही विश्वास का संकट पैदा होता है कि अब आखिर कौन। संगठन में जनप्रतिनिधियों को अगर यह अहंकार और गुमान हो जाए कि मेरे विधानसभा में, मेरे कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है, मतलब ये लोकतंत्र में एक खतरनाक राजनीति होती है। और जब यही सिस्टम चलता है तो मैं नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ताओं पर ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो उन्हीं के कार्यकर्ता थे। हाँ, मगर संभावना ये होती है कि जब व्यक्तिवादी विचार हावी हो जाए तो लोग व्यक्ति के साथ चलते हैं। पार्टी का सिद्धांत, पार्टी की प्रतिष्ठा, सब कुछ पीछे रह जाती है। अब यहां पर मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना था। जब आपके देवतुल्य कार्यकर्ता, जो आपको पार्टी में काम करके जिताने वाले कार्यकर्ता हैं, अगर वही कह रहे हैं कि यहां पर टिकट न बदला जाए, तो प्रत्याशी न बदला जाए, तो फिर ढिठाई पूर्वक ये निर्णय क्यों लिया गया। ये एक कठिन संदेश है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए कि हमारे कोर वोटर धीरे धीरे हमारे माने विचारधारा से दूर हो रहे हैं। इनको लग रहा है, जो निष्ठावान लोग हैं उनको, कि क्या हमारा ही ठेका है,
कि हम हिंदुत्व को बचाएं, हम देश को बचाएं, हम दुख पाएं, हमारा अपमान हो, हमारा निरादर हो और हम पार्टी के उपेक्षित अनपेक्षित कार्यकर्ता बन करके हम पार्टी को वोट देते रहें। ये एक कठिन सवाल है। और जब वहां पर दतिया में तिवारी जी को टिकट दे दी गई, अब वो तिवारी जी कौन? जैसे मैंने बताया कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी का राज है तो वहां पर 6 किलोमीटर तक और कोई दूसरा प्रत्याशी नजर नहीं आता। पार्टी संगठन और नेतृत्व कभी चिंता नहीं करता कि एक विधानसभा में इतने जो वरिष्ठ गरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारा पार्टी जो है विचारवानों की पार्टी है, तो हम वहां पर विकल्प के रूप में दूसरे तीसरे नंबर पर हम कभी भी किसी को तैयार नहीं करते। और जिसका परिणाम आपने देख लिया, या तो नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट नहीं काटनी थी, या फिर हर विधानसभा और लोकसभा में आपके पास में विकल्प होना चाहिए। आप तत्काल अगर प्रत्याशी बदल देंगे तो न तो जनता तैयार हो पाती है। हां, ये ठीक है कि देश की जनता के हृदय में माननीय मोदी जी के लिए अपार सम्मान है, मगर मोदी जी के छत्र छाया में जो लोग उनसे जोड़ करके निचले स्तर पर तानाशाही बन जाते हैं, मनमानी करना शुरू कर देते हैं, और चूंकि मोदी जी से कोई पूछ नहीं सकता कि साहब आपने कहा है क्या इन्हें, अमित शाह जी से कोई नहीं बोल सकता, मगर यहां उनका आदमी होकर के जो लोग स्थानीय स्तर पर इस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है। अब समझिए कि दतिया के हार से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो इस्तीफा देने को तैयार थे, जो देवतुल्य हैं, जिनके बल पर आप चुनाव जीतते हैं। अब बाहर से 20 मंत्री आए, बड़े बड़े पदाधिकारी आए, केंद्रीय मंत्री आए। आप जानते हैं कि ये एक केवल माहौल बनाने के लिए होता है ऐसा चुनाव प्रचार। असली चुनाव तो वहां का स्थानीय कार्यकर्ता लड़ता है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है, मंडल का कार्यकर्ता लड़ता है, और उसको आपने उसके दिल को ठेस पहुंचा दिया। तो बात यहां पर अब ज्यादा विश्लेषण की नहीं है कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। और जो तिवारी जी हैं वो किसी अन्य उसमें वो जनता के फेस में नहीं थे, जनता का फेस नहीं था। वो किसी अन्य संगठन में, अन्य अनुषांगिक संगठन में वो काम कर रहे होंगे, मगर जन छवि, लोकप्रियता, ये सब जो है जनप्रतिनिधि के लिए होना चाहिए। इस बात को पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के बाहर के लोग हमारे इस सिस्टम को समझेंगे नहीं। पार्टी के अंदर कोई भी किसी बैठक में इस बात को इसलिए नहीं बोलता कि वो बोलेगा तो उसकी टिकट जाएगी, उसको दायित्व मिलना बंद हो जाएगा। ये एक कठिन परिस्थिति है, इसको हमको सुधारना होगा। देश की जनता के पास में विकल्प नहीं है। मोदी जी के बारे में उनके हृदय में अपार सम्मान है, योगी जी के बारे में अपार सम्मान है, विष्णुदेव साई जी के बारे में अपार सम्मान है, मगर सवाल यह है कि आप जन रुचि के अनुसार जनता की भावनाओं को दरकिनार करके, आप निगलेक्ट करके इस तरह से अपना निर्णय लेंगे, तो जब आम चुनाव होते हैं तो कोई भी कैसा भी प्रत्याशी हो वो निकल जाता है, मगर उपचुनाव में सबका ध्यान केंद्रित होता है। तिवारी जी हो सकता है कि जन क्षेत्र के वो चेहरे नहीं रहे होंगे, हालांकि वो निष्ठावान होंगे, उनकी निष्ठा पर, उनके कार्यक्षमता पर कोई संदेह नहीं है। अब बात चलता है, बात हम करेंगे कि ये तो दतिया की बात हो गई। इसमें इससे ज्यादा कुछ विश्लेषण नहीं है कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं को आपने, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, प्रत्याशी बदल दिया, इसलिए वहां से आपकी सीट निकल गई। जब आप मानते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता ही जिताते हैं,
तो वहां पर ये प्रमाणित हो गया कि बाहर से जितने लोग भी भेजेंगे उनको मतलब जनता स्वीकार नहीं करती। वो अपने स्थानीय जो लोग हैं उनको वो उन पर ज़्यादा भरोसा करती है। अब इसी बात पर हम चलें बांकीपुर बिहार। वो माननीय नितिन नवीन जी की सीट है। उनके पिताजी भी वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे। 35 साल से जो सीट एक परिवार की रही और आज प्रचंड बहुमत से क्या बोलते हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के और अन्य दलों के साथ जो गठबंधन में वहाँ सरकार है, उसके बाद में वहाँ पर हार जाना। और हार जाना मतलब वहाँ की प्रक्रिया को हम देखें अगर टिकट आवंटन के, तो माननीय नितिन नवीन जी के क्षेत्र में विकल्प के रूप में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई व्यक्ति था ही नहीं। हमारी पार्टी में नित्य प्रति बैठकें होती हैं, रोज दर रोज कोई न कोई बैठक। उन बैठकों में आखिर हम चर्चा क्या करते हैं? चुनाव घोषित हो गया, हमारी बैठकें लगातार जारी हैं, मगर प्रत्याशी का चयन हमने नहीं किया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र में टप्पा नाम उनके जुबान पर नहीं है कि ये कार्यकर्ता पूरे विधानसभा में चर्चित है, इसकी लोकप्रियता है, इसे हम टिकट देंगे तो ये चुनाव जीत जाएगा। सोचिए, चिंतन करिए। भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि आप दूसरे और तीसरे नंबर पर किसी को तैयार करने के बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। वहां पर जो आपका नेता है, जिसे आपने सौंप दिया, विधायक बना दिया, या उसके हारने के बाद उसे विधायक बना दिया, तो वही तय करेगा कार्यकर्ताओं का भाग्य। और अगर उसने किसी अच्छे कार्यकर्ता को घर में बैठा दिया, लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय कर दिया, तो निचले लेवल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कहीं पर भी अपील करने पर उसके बाद की सुनवाई नहीं होती है। यह मेरा अनुभव है, यह कठिन अनुभव है। इस बात को समझना जरूरी है पार्टी को। जनता के पास मजबूरी है, विकल्प नहीं है। उसे भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, नरेंद्र मोदी जी को चुनना है, योगी जी को चुनना है। मगर चुनने के लिए यदि वो संकल्पित हैं, तो क्या हम संकल्पित हैं कि हम जन भावनाओं के अनुसार काम करने के लिए तैयार हैं? माननीय नितिन नवीन जी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी बदलना पड़ता है। सोच लीजिए कि इतनी बैठक करने वाली पार्टी जो छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन जी ने माने सरकार ला दिया माननीय विष्णुदेव साय जी का, ऐसा लोग कहते हैं, तो वही नितिन नवीन जी के अपने क्षेत्र में उनके पास में एक ठोस, एक नेतृत्वकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक लोकप्रिय कार्यकर्ता, उसका नाम नहीं था। एक नाम जारी हुआ और दूसरा नाम जारी हो गया। और उस क्षेत्र को कहते हैं कि वो 40 से 45% सवर्णों की संख्या है। वहां पर टिकट किसे दिया जाता है? जहां पीएचडी, डिलीट और अनेक विद्वान हैं, एक से एक कार्यकर्ता हैं, वहां पर बताया जाता है कि एक मैट्रिक पास आदमी को टिकट दी जाती है। एक बार टिकट देने के बाद उसे चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे माने चुनाव लड़ने के मैदान में उतर रहे हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हमको अपना सेनापति चेंज करना पड़ रहा है, हमको माने मैदान में जाने से पहले अपना प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। यह बहुत ही चिंतन की बात है। और इसीलिए वहां पर ये जो सीट है, जो जागरूक लोगों का क्षेत्र है, वहां पर हमारी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। ये गंभीर सवाल है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में हमारे पास में वैकल्पिक रूप से प्रत्याशी नहीं है, जबकि पूरे देश में आप घूमेंगे तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास में एक एक कार्यकर्ता
निष्ठावान, एक एक कार्यकर्ता वाकपटु, एक एक कार्यकर्ता विचारवान, एक एक कार्यकर्ता ईमानदार और जनता के लिए जूझने वाले हैं। मगर ऐसे लोग रहते कहाँ हैं? पार्टी का संगठन और कई लेयर पर जो यहां पर माने संगठन को खड़ा करने वाले लोग हैं, जैसे महामंत्री संगठन जो आरएसएस से हैं, विहिप, बजरंग दल और कई ऐसे लेयर पर जो सरकार के लोग लगे रहते हैं। सबके पास में रिपोर्टिंग रहती है किस विधानसभा में किस निष्ठावान कार्यकर्ता को किनारे लगाया जा रहा है, किस माने अयोग्य और हल्के आदमी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मगर आंख मूंद के लोग कहते हैं कि नीचे से नाम आया है, हमको उस नियम को नहीं तोड़ना है, भले ही पार्टी बर्बाद हो जाए, भले ही क्षेत्र का नुकसान हो जाए, मगर नीचे मंडल स्थल से जो नाम गया है उस पर काट छांट करना माने पार्टी नियम के खिलाफ है। जो लोग भी संगठन से जुड़े हुए हैं, मेरे इस विचार को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। तो ऐसा ना हो आगे चल के कि एक विधानसभा में आपके पास पैनल के लायक कार्यकर्ता ना हो और उसे आपका जो वहां का मुख्तियार है, जो वहां नेतृत्व करता है विधायक या और कोई, तो वो नीचे लेवल के सारे कार्यकर्ताओं को काट करके अगर वो खेल खेल रहा है कि उसी की जीवन भर जागीरी चलती रहे और अगर उसे माने हटाया जाएगा तो उसकी फौज रहेगी, उसकी जिंदाबाद की जाएगी, पार्टी सिद्धांत सबको दरकिनार कर दिया जाएगा और हमारी सीट चले जाएगी। ये सारे जो सवाल हैं मेरे द्वारा, इसको आप लोग विचार करिएगा। मेरी आदत है, मैं निष्ठावान हूं पार्टी के लिए, मगर मैं आपके अंदर जो आपकी व्यवस्था है उसमें मुझे आप बैठने के लिए इस उम्र तक के आपने वहां पर अवसर नहीं दिया है। तो मैं पार्टी का नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो, क्योंकि पार्टी की विचारधारा अच्छी है, पार्टी का नेतृत्व अच्छा है, मगर जो ये बीच में इस तरह से मोनोपली करने के लिए, जागीरदारी करने के लिए जो व्यवस्थाएं बन जाती हैं उस पर अंकुश नहीं लगता है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता माने उसको बड़ी पीड़ा होती है। और इसका उदाहरण जो है, जो मैं बात बोल रहा हूं, वो पुष्ट करता है बांकीपुर विधानसभा, जहां पर दूसरा कोई विकल्प नहीं था। या तो आप विधायक के परिवार को दीजिए, उसके भतीजे को, बहू को, बेटी को, और या तो फिर आपके पास में दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं है। और प्रत्याशी एक बार बदल दिया गया, दूसरा आया, वो भी अयोग्य आ गया, उसे जनता ने नकार दिया। तो ऐसा ना हो। मेरे संगठन के माननीय, मेरे बारे में आपकी राय कुछ भी बन सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, योगी जी और ऐसे जो त्यागी तपस्वी नेतृत्व जिन पर हमारा देश विश्वास और भरोसा कर रहा है, उनके भरोसे को बचाने के लिए आप लोग अब रोज बैठक में कुछ ऐसी तैयारी कर लीजिए कि एक एक विधानसभा में या एक एक जिला पंचायत में या एक एक जनपद में उस लेवल के आपके पास पैनल में नाम हो। सीनियर, ईमानदार, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किनारे लगाकर आप बैठकें करते हैं, उनके बारे में कभी जानकारी नहीं लेते हैं। जगह जगह प्रभारी हैं, क्रॉस चेकिंग है, मगर जो कार्यकर्ता हमारा भाजपा का छूट गया सो छूट गया, उसको न पूछने वाला है कोई, न जानने वाला है, न उसके बारे में कोई चिंतन करने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। इसे बदलना होगा। हमारा एक भी सीनियर कार्यकर्ता मत छूटे, मगर यहाँ पर सीनियर और योग्य कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके हल्की फुल्की राजनीति के माध्यम से हम जो व्यवस्था में हल्के फुल्के लोग को बैठालते हैं, तो उससे हमारी पार्टी की छवि खराब होती है। निश्चित तौर पे आप परिवार बढ़ाइए,
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम परिवार तो बढ़ाएं मगर हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका अपमान न हो, उनका सम्मान हो पार्टी में। तो बस यही नहीं हो रहा है। मेरी बातों पर गौर करिएगा। चिंतन विद्वान लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। कोई कह रहा है यूजीसी के कारण हो गया, कोई कारण। मैं केवल जो कारण मैं अपने ढंग से बताया हूं वो वही कारण है। यूजीसी वालों को भी मालूम है कि देश को किसके हाथ में सौंपना है, किसके हाथ में देश सुरक्षित है। हाँ, ये ठीक है कि अगर यूजीसी से प्रभावित लोग को पीड़ा होगी और अपनी बात को वो सरकार के पास रख रहे हैं अपने ढंग से। सरकार को सोचना चाहिए, संगठन को सोचना चाहिए। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको अगर आपके संगठन, सरकार या व्यवस्था के लोग माने सामूहिक चिंतन के बिना ये सब सारी चीजें कैसे आ जाती हैं। नेतृत्व को जानकारी होना चाहिए, पार्टी को जानकारी होना चाहिए। अगर कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बिल, कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं जो विवादास्पद हो सकती हैं तो इसे सार्वजनिक रूप से जब रोज बैठ के होती हैं तो इस पर चिंतन होना चाहिए। नमस्कार। जय भाजपा, तय भाजपा। इसे आप सुझाव और सलाह के रूप में देखिए। इसे आप क्या बोलते हैं, अनुशासनहीनता के हिसाब से मत देखिए, क्योंकि मैं आपके किसी ऐसे व्यवस्था में नहीं हूं जहां मैं अंदर बैठ के बात कर सकूं। मगर चूंकि मुझे पार्टी और देश की चिंता है इसलिए मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूं और इस पर चिंतन करिएगा। मेरा भाग्य ये लिख चुका है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। जय श्री राम।